मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ आर्ट, कला का उद्विकास। ठीक है। पूर्व में हमने परिवार, विवाह और धर्म के उद्विकास के बारे में बात करी थी। आज हम बात करते हैं कला का उद्विकास, कि किस प्रकार कला के क्षेत्र में उद्विकास हुआ। हडन ने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ आर्ट्स, उसने इनके जो मुख्य प्रवर्तक है वो हडन है। उन्होंने पुस्तक लिखी इवोल्यूशन ऑफ आर्ट। उसमें उन्होंने बताया उद्विकासीय प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन भी किया उसमें उन्होंने, और उन्होंने बताया कि प्रारंभिक अवस्था में यथार्थवादी रियलिस्टिक थी। इस कारण इस अवस्था में वस्तुएं या प्राकृतिक चीज़ें पशु, पक्षी, पेड़ जैसी दिखती थी, उसका उसी रूप में चित्रण किया जाता था। परंतु धीरे धीरे इस अवस्था में परिवर्तन हुआ और कला का स्वरूप सरल से जटिल होता गया। अगर हम दूसरे शब्दों की बात करें, कला का यथार्थवादी स्वरूप धीरे धीरे संकेतवादी, जिसको हम कहते हैं सिंबॉलिक, संकेत के आधार पर है, बदलता गया और रेखागणित के ढंग से कला का चित्रण होने लगा। तो अब हमने जब कला के बारे में, परिवार के बारे में, धर्म के बारे में, विवाह के बारे में, समाज के उद्विकास के बारे में चर्चा करी और हमने बताया किस प्रकार ये सरल से जटिल की ओर बनता गया, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है इवोल्यूशन की जो बात करी थी सोसाइटी में। और बेसिकली ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है उसके आधार पर था। डार्विन का उद्विकासीय, प्राणी शास्त्र में जो उद्विकासीय सिद्धांत था उससे प्रेरित था। तो जैसे उन्होंने ह्यूमन बीइंग को कैसे सरल से जटिल की ओर जो बढ़ा है मानव शरीर, उसी प्रकार उन्होंने समाज, हर्बर्ट स्पेंसर ने उसी चीज़ को समाज, परिवार, विवाह, धर्म और कला किस प्रकार ये सरल से जटिल की ओर हुए, इसके बारे में समझाया और बताया। मगर ये एक तरफा होगा। इस सिद्धांत के कुछ जो विद्वान थे उन्होंने इसकी आलोचना भी की, इसकी कुछ सीमाएं या लिमिटेशंस या दुर्बलताएं जिसको हम कहते हैं उसके बारे में भी बात करी। तो जो है लिमिटेशन ऑफ इवोल्यूशन, सीमाएं, या हम ये कह सकते हैं कमियां, इनकी क्या कमियां रही। पहला, उन्होंने बताया कि प्रत्येक समाज में, पहला क्या है, प्रत्येक समाज में सांस्कृतिक विकास का एक समान और निश्चित स्तर या अवस्था रहेगी। मगर ये विद्वान विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक प्रमाणों का विश्लेषण करते हैं तो उन्हें उनकी गलती स्वयं पता चल जाती है। प्रत्येक समाज में भौगोलिक व अन्य परिस्थितियां अलग अलग होती है और इसका प्रभाव सांस्कृतिक विकास प्रक्रियाओं पर पड़ना स्वाभाविक है। फिर यह कैसा संभव हो सकता है कि परिस्थितियां अलग अलग होते हुए भी प्रत्येक समाज की उद्विकासीय प्रक्रिया एक समान रही होगी। तो पहला उन्होंने जो बताया है कि उद्विकासीय
उद्विकासीय प्रक्रिया एक समान। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक समाज में भौगोलिक तथा अन्य परिस्थितियों के अनुसार उद्विकासीय प्रक्रिया भी अलग अलग ढंग से होती होगी। तो ये एक समान कभी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ की प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक जो है परिस्थितियाँ अलग रहती हैं, और उनका अगर विश्लेषण करें तो हमें प्रकार का उद्विकास होता है। अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और इसलिए एक जैसी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। दूसरा जो कमी है वह है कि उद्विकासी सिद्धांत के प्रवर्तकों का ये दावा जो है ना गलत है कि प्रत्येक समाज में संस्कृति का विकास विभिन्न स्तरों का क्रम जो है वह एक ही होगा। विकास के विभिन्न स्तर एक ही क्रम में होना, एक ही क्रम में होना। प्रत्येक समाज में आर्थिक जीवन का उद्विकास शिकार करने की स्थिति से पशुपालन की स्थिति और उससे कृषि स्थिति इसी क्रम में हुआ। मानवीय या हम ये कि मानव शास्त्रीय प्रमाणों से इस विचार की पुष्टि नहीं होती है। जैसे हम यह कह सकते हैं कि शिकार करने की प्रक्रिया यद्यपि जंगली अवस्था की परिचायक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अधिक प्राचीन है, फिर भी शिकार की स्थिति आर्थिक विकास की अन्य सभी स्तरों में अब तक विद्यमान है। साथ ही आर्थिक विकास में कोई ऐसा भी समय था जब लोग केवल शिकार करते थे, इसका भी प्रमाण हमें नहीं मिलता है। आदिम दुनिया के सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि अनेक ऐसी जनजातियाँ जैसे उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की जनजातियाँ हैं जो खेती करती थी, पर वे पशुपालन की स्थिति से भी गुजरी है, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अमेरिका में जैसा अफ्रीका में हुआ, शिकार करने व फल इकट्ठा करने की स्थिति के बाद बिना पशुपालन और चारागाह की स्थिति से गुजरे हुए वो कृषि अवस्था आ गई। इसी प्रकार टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी के विकास के 3 स्तर पाषाण युग, ताम्र युग, लोह युग इस निश्चित क्रम से प्रत्येक समाज में प्रकट हुई, यह निष्कर्ष उचित नहीं है। यद्यपि यूरोप के देशों के अध्ययन से अगर हम देखें तो प्रौद्योगिकी व उद्विकास के उपरोक्त 3 स्तरों जो स्तर है स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। फिर भी अफ्रीका आदि देशों में जो प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं उनसे यह मालूम होता है कि वहाँ पाषाण युग के बाद एकदम लोह युग का प्रादुर्भाव हुआ। ताम्र युग के संबंध में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। अतः यह स्पष्ट है कि उद्विकासीय सिद्धांत की निश्चित सीमा रेखा के अंदर मानव संस्कृति के क्रम विकास की यथार्थ व्याख्या संभव नहीं है। फिर इसकी लिमिटेशंस एक और इम्पॉर्टेंट है, नंबर 3 जिसे हम कहेंगे कि सभी विद्वान यहाँ तक कि स्पेंसर भी अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के विषय में बहुत कुछ उदासीन रहे, और वह इस अर्थ में इस अर्थ में इन विद्वानों ने अपने सिद्धांत व कथनों को वास्तविक तथ्यों की कसौटी पर कसकर नहीं देखा है। यथार्थ रूप में अगर हम देखें तो विभिन्न जनजातियाँ समुदाय का अध्ययन वास्तविक निरीक्षण एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के आधार पर करने की आवश्यकता अनुभव नहीं है। इन्हें तो कुछ विवरण पर्यटकों, ट्रैवलर्स, मिशनरियों से प्राप्त हो जाते हैं और उसी पर निर्भर होकर रह जाते हैं। ये विवरण गलत हैं और सही इसकी जांच करने का इन विद्वानों ने कभी प्रयत्न नहीं किया। तो कमी ये है कि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति
को नहीं अपनाया है। वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाया है। फिर हम चौथी बात करें तो, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो, अपनी पूर्व धारणाओं प्री कॉन्सेप्शन से उद्विकासवादी लेखक इतने अधिक प्रभावित रहे कि वे प्रसार डिफ्यूजन के सिद्धांत तक को भूल गए। अर्थात यह है कि संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह को फैलती है। वास्तव में जैसा पहले बताया जा चुका है, गतिशीलता संस्कृति की एक उल्लेखनीय विशेषता है। एक संस्कृति को मानने वाले लोग जैसे जैसे दूसरी संस्कृति के संपर्क में आते हैं, वैसे वैसे संस्कृति का लेन देन या प्रसार बढ़ता है। वास्तविक निरीक्षण से यही बात स्पष्ट होती है कि अनेक संस्कृतियां परिवर्तन व विकास इसी प्रकार के सिद्धांत के आधार पर होती है। तो सबसे बात जो है, उन्होंने इवोल्यूशन की बात करी, जबकि यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है? डिफ्यूजन, प्रसारवाद। फिर पांचवा जो इसकी लिमिटेशंस जो कि गोल्डनवाइजर ने बताया है कि उद्विकासी सिद्धांत की एक दुर्बलता बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि प्रवर्तक प्रसार की भांति आविष्कार के महत्व को भूल गए। संस्कृति सामाजिक आवश्यकताओं द्वारा जीवित मानव का आविष्कार है। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति में उस अर्थ में उद्विकास नहीं होता जिस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग उद्विकासवादी लेखक करते हैं। समाज की परंपरा संस्कृति को जीवित रखती है और इसके निर्माण में अनेक पीढ़ियों का योग रहता है। प्रत्येक पीढ़ी में नवीन ज्ञान, विचार, वस्तुएं आदि निरंतर संस्कृति को विकसित, परमार्जित और विस्तृत करते हैं। परंतु क्या इस प्रक्रिया को उद्विकास कहा जाए? यदि कहा भी जाए तो भी इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि उद्विकास का तात्पर्य केवल आकार में ही परिवर्तन नहीं बल्कि गुण में भी परिवर्तन है। गुणात्मक परिवर्तन संरचना प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संभव होता है, जिसकी अभिव्यक्ति सामाजिक आविष्कार के रूप में होती है। संस्कृति सामाजिक आविष्कारों की ही उपज है। गोल्डवाइजर ने कहा कि संस्कृति न तो पृथक और न ही असंबद्ध पक्षों का संकलन है और न ही शरीर की भांति पूर्णतया संगठित एक समग्र है। वास्तव में संस्कृति तो एक जटिल है जिसके विभिन्न पक्ष अपनी स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ संबंधित रहती है। परंतु इस स्वतंत्र सत्ता और पारस्परिक संबंध की प्रत्येक समाज में अलग अलग गति और रूप होता है। प्रत्येक समाज में इसकी पूर्णतः भी विभिन्न मात्रा पाई जाती है। तो जो बात गोल्डनवाइजर जो कहना चाहते हैं उसका सारांश अगर मैं बताऊं तो ये है कि वो कहते हैं कि जो संस्कृति है हर एक समाज में उसकी गति और रूप, संस्कृति के परिवर्तन की गति व उसका रूप अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है। तो हम जो इवोल्यूशन वाले जो समर्थक जो ये कहते हैं कि एक तरीके से एक जो डेवलपमेंट है यूनिलीनियर होता है, एक रेखीय होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो थी वो कमियां थी और हम नेक्स्ट हमारी क्लास में हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में, प्रसार के बारे में, जो कि जैसा संस्कृति की एक प्रक्रिया जो है
वह उद्विकास थी, तो दूसरा प्रोसेस जो है वह प्रसारवाद है। तो कल हम प्रसारवाद की बात करेंगे। थैंक यू।